नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज सप्ताह 1 व्याख्यान 2 इसमें अनुवाद और अनुवाद अध्ययन परिचय 2 पर हम बात करेंगे। तो पिछले जो व्याख्यान में हमने देखा कि अनुवाद क्या है और अनुवाद अध्ययन क्या है और उसको अच्छी तरह से हमने समझा। अब इस अध्ययन में हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो इस अध्ययन में पुस्तक अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी उनके अनुसार कुछ इसमें मैंने संदर्भ में लिया है। तो इस पर हम पहले बात करेंगे अनुवाद का क्षेत्र। अनुवाद का क्षेत्र के अंतर्गत 2 हैं, व्यापक संदर्भ में और सीमित संदर्भ में देख सकते हैं। व्यापक संदर्भ के अंतर्गत अनुवाद को प्रतीक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में कथ्य का प्रतीकांतर अनुवाद के रूप में देख सकते हैं। व्यापक संदर्भ में अनुवाद का स्वरूप व्यापक है। अनुवाद के क्षेत्र में 2 भाषाओं के बीच होने वाले अनुवाद एक भाषा से के मतलब उस भाषा की बोलियां हों या शैलियां हैं उसके बीच होने वाले अनुवाद तथा भाषिक प्रतीक व्यवस्था तथा भाषेतर प्रतीक व्यवस्था के बीच होने वाले अनुवाद व्यापक संदर्भ में विशेष है। पिछले व्याख्यान में प्रतीक को हमने समझा और फिर उससे लेकर हमने उसके और उस गहराई पर हम गए। तो यहाँ पे व्यापक संदर्भ में हम देखेंगे कि प्रतीक व्यवस्था, भाषिक प्रतीक व्यवस्था तथा भाषेतर प्रतीक व्यवस्था इसके बीच होने वाले अनुवाद जो प्रक्रिया है। तो ये क्या होता है, एक भाषा है तो उस भाषा के उस भाषा में जो बोलियां हैं या एक भाषा के अंदर 2 बोलियां हैं या उसकी शैलियां हैं उसके बीच संदर्भ को हम देखेंगे व्यापक संदर्भ में। तो यहाँ पे जो व्यापक संदर्भ के अंतर्गत याकोसन ने प्रतीक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भाषिक पाठ के प्रतीकांतर को अंतःभाषिक अनुवाद इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, अंतर्भाषिक अनुवाद इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन और अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद इंटर सेमियोटिक ट्रांसलेशन में देखा है। अब ये क्या है, ये इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। अंतर्भाषिक अनुवाद इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन जो एक ही भाषा के अंतर्गत घटित अनुवाद की प्रक्रिया को अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। एक भाषा में ही अनुवाद की प्रक्रिया हुई है, एक ही भाषा में, जिसमें एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा व्यक्त अर्थ अन्य प्रतीक व्यवस्था द्वारा अंतरण होता है। एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था है, उसी भाषा में अन्य प्रतीक व्यवस्था द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। दोनों ही प्रतीकों का संबंध किसी एक भाषा की 2 भिन्न व्यवस्थाओं से होता है। एक भाषा की 2 भिन्न व्यवस्थाएं। अनुवाद एक ही बात को उसी भाषा में कुछ दूसरी तरह से व्यक्त करता।
एक ही बात, एक ही विषय को उसी भाषा में दूसरी तरह से, जैसे हिंदी भाषा में जो प्रतीक है उस प्रतीक को दूसरी तरह से प्रस्तुत कर। तो अब इसमें अनुवादक एक ही बात को उसी भाषा में किसी दूसरी तरह से व्यक्त करता है, तो एक ही भाषा के भीतर एक ही कथ्य को उसी भाषा के अन्य शैली, विधा, बोली आदि में व्यक्त किया जा सकता है। अब ये जब व्यक्त करेगा, अनुवादक जब व्यक्त करते हैं, तो एक ही भाषा के अंदर एक ही कथ्य और उसी भाषा के अंदर जो अन्य शैली है या विधा है या बोली है उसमें व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे? उसी भाषा के में अन्य विधा हो या शैली हो या बोली हो, उसमें व्यक्त करेंगे। ये अंतःभाषिक अनुवाद है। उदाहरण के लिए कोई कविता, हिंदी कविता का अनुवाद हिंदी में ही या हिंदी नाटक का अनुवाद कविता में कर रहा, कहानी का अनुवाद हिंदी में ही अनुवाद हो गया है नाटक में, मतलब उसका जो विधा है वो विधा बदली या नाटक कविता में प्रस्तुत की गई। इसे अंतःभाषी अनुवाद माना जाता है। अर्थात एक ही भाषा की एक शैली से उसी भाषा की दूसरी शैली में अनुवाद अंतःभाषी अनुवाद का उदाहरण है। अंतःभाषी अनुवाद का उदाहरण संस्कृत के किसी कृति या टीका एक प्रकार का अंतःभाषिक अनुवाद है। ठीक है। अब कृति या उसकी टीका का, जिसे अन्वयंतर भी कहते हैं, किसी एक भाषा के औपचारिक शैली का अनौपचारिक शैली में, एक भाषा की औपचारिक शैली है उसको अनौपचारिक शैली में प्रस्तुत करना। अब यहाँ पे बात हम करेंगे, एक बात जो हम कहें वो ये है कि हिंदी और उर्दू को लेकर, हिंदी और उर्दू दो भाषाएं हैं। हम मानते हैं दो भाषा, हिंदी भाषा और उर्दू भाषा। लिपि क्या है? लिपि, हिंदी की लिपि देवनागरी है, उर्दू की फारसी है। दोनों भाषाओं का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ। लेकिन भाषा में जो शैलियां हैं वो भिन्न है, लेकिन एक ही भाषा है, जन्म भारत में हुआ। जैसे हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, ज्यादा हैं। उर्दू में अरबी फारसी के शब्द हैं। लिपि इसमें देवनागरी है, उसमें फारसी है, लेकिन भाषा एक मानी जाएगी कि मगर शैलियां अलग हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कृपया आसन ग्रहण कीजिए, अब यहां पे हम क्या करेंगे? कृपया तशरीफ रखिए। शैली अलग। भाषा की एक बोली के पाठ को दूसरी बोली में, जैसे हिंदी भाषा है या बोलियां हैं, हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं, ब्रज हैं, अवधी हैं, भोजपुरी हैं, खड़ी बोलियां हैं, बोलियां हैं। तो एक बोली से दूसरी बोली में, हिंदी से बोलियों में, ये अंतःभाषिक अनुवाद के रूप है। और इसको और हम और अच्छी तरह से और समझें तो ये है कि भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ, ये देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं, रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं। अगर हिंदी भाषा के वाक्य को रोमन लिपि में लिखे
तो वो अंग्रेजी भाषा का वाक्य नहीं है, वह हिंदी भाषा का वाक्य ही है। लिपि अलग है, लिपि रोमन हो गई है, हिंदी भाषा के वाक्य रहता है। इसी प्रकार लिपियां समान होने पर भी भाषाएं भिन्न हो सकती हैं। अब देवनागरी लिपि है, संस्कृत में संस्कृत की लिपि, मराठी, हिंदी, नेपाली, ऐसे भी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। तो अनुवादक तो उसको पढ़ सकता है, अच्छी तरह से समझ सकता है, मतलब उस भाषा को पढ़ सकता है। तो ये अंतःभाषी अनुवाद कहा जाता है। अब इसके लिए अब और भी इसको देखें तो कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की अनेक कहानियां पहले उन्होंने लिखा, उर्दू में लिखा, फिर उनका हिंदी में अनुवाद किया गया। तो फिर जब हिंदी में उसका भाषा अंतःभाषिक अनुवाद हुआ तो प्रेमचंद बहुत प्रसिद्ध हुए। जैसे शतरंज के खिलाड़ी का हिंदी रूप में पहले माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसका अंतःभाषिक अनुवाद उर्दू शैली में शतरंज की बाजी के नाम से छपा। तो ऐसे बहुत हैं जो हम अंतःभाषी अनुवाद में बात कर सकते हैं। दूसरी बात है, दूसरा प्रकार है, वो है अंतर्भाषिक अनुवाद, इंटरलिंग्वल ट्रांसलेशन। इंटरलिंग्वल, पहले अंतः था, अब अंतर। अंतर्भाषिक अनुवाद को भाषांतरण भी कहते हैं। ये भाषांतरण, ये क्या है? भाषांतरण कहते हैं। अंतर्भाषी अनुवाद में एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था के अर्थ का दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा दो भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच अनुवाद किया जाता है। तो एक भाषा की जो प्रतीक व्यवस्था है वो उसको दूसरी भाषा की भिन्न प्रतीक व्यवस्था के बीच अनुवाद किया जाता है। इस अनुवाद का प्रयोग हम अपने हर दिन के कार्य में करते हैं। हर दिन हम अंतर्भाषी अनुवाद का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें दो भाषाएं होती हैं, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। दोनों के बीच होने वाला अनुवाद अंतर्भाषी अनुवाद अथवा भाषांतरण है। भाषांतरण है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा के अनुवाद किया जाता है तो स्रोत भाषा और विदेशी भाषा जैसे रूसी हो, चीनी हो, जापानी हो या भारतीय भाषा तमिल आदि में अनुवाद किया जाता है तो उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो जैसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा क्या है? सोर्स लैंग्वेज। अगर वो भाषा अंग्रेजी है तो उस भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है तो वो लक्ष्य भाषा है। और वो दूसरी भाषा क्या है? वो भारत की कोई भी भाषा हो, जैसे तमिल हो, और जैसे विदेशी भाषाएं रूसी हो, चीनी हो, जापानी हो। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक को दो भाषाओं पर समान अधिकार होना चाहिए। अब यहाँ पे वो समान अधिकार रखना चाहिए। इसके साथ साथ स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा की संरचना एवं दोनों भाषाओं की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं, मान्यताएं, ऐतिहासिक तथ्यों, धार्मिक विश्वासों आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अनुवाद कर रहा हूँ तो मुझे दोनों भाषाओं का ज्ञान, साथ साथ उस भाषा से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं, मान्यताओं, ऐतिहासिक तथ्यों, धार्मिक विश्वासों आदि का ज्ञान भी होना चाहिए। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन है।
अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में अनुवाद किसी एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था से किसी अन्य भाषेतर प्रतीक व्यवस्था में अनुवाद करते हैं। अब इसमें क्या है, इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन में क्या है, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में अनुवाद किसी एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था से किसी अन्य भाषेतर प्रतीक व्यवस्था में अनुवाद करता है। भाषा से भाषेतर प्रतीक व्यवस्था में। अब ये भाषेतर क्या है? भाषेतर है चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि। तो इनमें जो भाव है विचारों की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन इनमें भाषिक ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये सभी भाषेतर प्रतीक हैं। अंत प्रतीकात्मक अनुवाद में भाषिक प्रतीक के कथ्य का अंतरण भाषेतर प्रतीक में होता है। उदाहरण के लिए किसी एक स्थान पर खतरे की चेतावनी है, भाषा के माध्यम से देने के बजाय, जैसे आप देख रहे होंगे लिखा होता है डेंजर, खतरा लिखा होता है, तो वहां पे एक संकेत होता है, क्या है, खोपड़ी का चिन्ह होता है, वो लगाया जाता है लाल रंग में। अब सड़क पर वाहन चल रहे हैं तो उसको रोकना है या चलना है तो लाल बत्ती और हरी बत्ती का प्रयोग करते हैं। खोपड़ी का चिन्ह और लाल बत्ती, हरी बत्ती आदि क्या है, भाषेतर प्रतीक है। इसी प्रकार कवि के भाव या विचारों को चित्रकार अपने चित्र में, संगीतकार अपने संगीत में, नर्तक अपने नृत्य में व्यक्त करता है। तो कविता है, कविता का वर्णन चित्र में, संगीत में, उसके भाव को, कवि के भावों को, विचारों को, ठीक है। अब कहानी, उपन्यास, नाटक आदि में प्रस्तुत लेखक के भाव विचारों को चित्र अथवा नृत्य से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे कहानी में कहानीकार ने अपने भावों को और विचारों को व्यक्त किया, उसको चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। उन भावों को चित्र किया उसका और फिर उसको व्यक्त किया। संस्कृत और हिंदी के रामायण, महाभारत आदि कृतियों का टेलीविजन के माध्यम प्रस्तुति अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद है। जैसे लिखित है रूप, वो रूप क्या लिखित है, शब्दों में बंद है, उसको जब चलचित्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद है। किसी कहानी या नाटक को फिल्म के रूप में अंतरित करना, कहानी नाटक जो लेखक है वो लिखा है, उसने जो है लिपि में बद्ध किया है, लिपि द्वारा प्रस्तुत किया, तो उसको जो है चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना। तो अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद के कुछ उदाहरण हैं। जैसे सत्यजीत राय ने प्रेमचंद की 2 कहानियों को, शतरंज खिलाड़ी और सदगति पर फिल्में बनाई हैं। सुब्रमण्यम ने प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई। मृणाल सेन ने प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित पूरी कथा नाम से एक तेलुगु फिल्म बनाई है, जिसे तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। गोदान और गबन उपन्यास का लोकप्रिय जो है उसके फिल्में बनी हैं, और धारावाहिक जो है वो निर्मला, टीवी धारावाहिक निर्मला बना है उपन्यास पर। तो ये सब क्या है, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद के उदाहरण।
अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में रोमन याकोस ने अंतर्भाषिक अनुवाद को ही व्यवस्थित अनुवाद, वास्तविक अनुवाद माना है। उसी को वो वास्तविक अनुवाद मानते हैं। अब ये जो हम देख रहे थे ये था व्यापक संदर्भ। अब हम सीमित संदर्भ पर आ रहे हैं। सीमित संदर्भ पर अब हम बात करेंगे। सीमित संदर्भ में अंतर्भाषिक अनुवाद यानी दो भाषाओं के बीच होने वाले अनुवाद को लिया जाता है। अब यहाँ पे सीमित संदर्भ किसके अंतर्गत आएगा? अंतर्भाषिक अनुवाद यानी दो भाषाओं के बीच होने वाले अनुवाद में ही होगा। दो भाषाओं के बीच अनुवाद होने के कारण अंतर्भाषीय अनुवाद को वास्तविक अनुवाद माना था। तो अंतर्भाषिक अनुवाद में जो सीमित अनुवाद के अंतर्गत है उसमें दो चीजें हैं, एक पाठधर्मी और दूसरा प्रभावधर्मी अनुवाद। जो अनुवाद के दो रूप हैं, पाठधर्मी और प्रभावधर्मी। पाठधर्मी अनुवाद में अनुदित पाठ की संरचना यथासंभव मूल पाठ के अनुरूप होनी चाहिए। पाठधर्मी अनुवाद में क्या रहना चाहिए? अनुदित पाठ जो जिस पाठ का अनुवाद किया गया है उस पाठ की संरचना यथासंभव जितना हो सके मूल पाठ के अनुरूप ही होना चाहिए। जैसा मूल पाठ में है वैसा ही होना चाहिए। अब इसके लिए उदाहरण क्या है कि तकनीकी सूचना प्रधान साहित्यिक अनुवाद, तकनीकी सूचना प्रधान साहित्यिक अनुवाद आदि पाठधर्मी अनुवाद है। अब तकनीक है जो एक भाषा में उस तकनीक को कहा गया है वो दूसरी भाषा में समान रहना चाहिए, समान तरह से अभिव्यक्त रहना चाहिए, तभी हम उस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। सूचना है, सूचना में कह रहे हैं कि आगे खतरा है, अगर हम कह रहे हैं आगे खतरा है, ये सूचना है, तो वो भी कैसे रहनी चाहिए कि दूसरे इसमें जैसे खतरा, यहां पे हम डेंजर, मतलब उसका समान, उसका रूप जो है वो समान यथासंभव मूल पाठ के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। और साहित्यिक अनुवाद भी वैसे ही। पाठधर्मी आयाम अनुवाद में स्रोत भाषा के पाठ या मूल पाठ को केंद्र में रखते हुए मूल पाठ को एक स्वायत्त रचना मानकर अनुवादक मूल पाठ की संरचना और बुनावट को ध्यान में रखते हुए अनुवाद करना चाहिए। अब मूल पाठ की संरचना को अच्छी तरह से ध्यान में रखकर वो ये सोचना चाहिए कि उसकी ये स्वायत्त रचना, अपनी रचना है, इसे मानकर हम उसका अनुवाद हम करेंगे केंद्र में रखकर। जो उसकी वाक्य संरचना है, उसका बुनावट है, उसका अर्थ है, उसके जो भाव हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए जब हम उसका अनुवाद करेंगे तो हम पाठधर्मी अनुवाद में न्याय करेंगे। तथा अनुदित पाठ की संरचना तथा बुनावट यथासंभव मूल पाठ के अनुरूप अनुवाद करना चाहिए। तब हम जब करेंगे तो हम मूल पाठ के अनुरूप ही करना चाहिए। यही पाठधर्मी अनुवाद का लक्ष्य है। अब इसमें क्या है, अनुवादक को छूट नहीं है, अनुवादक को छूट नहीं है। वो मूल भाषा पाठ के अभिलक्षण से अलग कुछ भी अपनी ओर से अनुदित पाठ में जोड़े या घटाए नहीं कर सकता। अनुवादक को छूट मतलब किस तरह की छूट है? जैसे अनुवादक अगर सोच रहा कि अपनी ओर से कुछ जोड़ा जाए या अपनी ओर से कुछ घटा लिया जाए तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, कोई छूट नहीं है। अनुवादक को यही अपेक्षा की जाती है कि अनुदित पाठ की रचना और बनावट मूल भाषा के अनुरूप वैसे ही हो जैसे हो।
पाठधर्मी आयाम अनुवाद के रूप को प्रतिष्ठित करता है। अनुवाद को अनुदित पाठ की प्रकृति प्रस्तुति को स्रोत भाषा के पाठ की प्रकृति के अनुरूप प्रस्तुत करना चाहिए। अनुदित रचनाओं को मूल पाठ की संरचना के समान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो जैसे मूल पाठ है वैसे हम दूसरी भाषा में उसको प्रस्तुत करना चाहिए। प्रभावधर्मी अनुवाद पर बात करेंगे। अब प्रभावधर्मी आयाम क्या है? प्रभावधर्मी अनुवाद में अनुदित पाठ की संरचना पाठक की संरचना पाठक को उसी प्रकार प्रभावित करनी चाहिए जिस प्रकार मूल पाठ की पाठक को प्रभावित करती है। इसमें अनुवादक को प्रभाव के आधार पर पाठ सृजन करने की अपेक्षा रहती है। अब यहां पे जो है मूल पाठ का जो भाव है, उसका जो प्रभाव है, वो जब अनुदित पाठ में उसी प्रकार का प्रभाव रहना चाहिए। प्रभाव में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। अब ये क्या है, किस तरह के हो सकते हैं? ये सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद प्रभावधर्मी आयाम है। सृजनात्मक जो जिसमें उसका जो अनुवाद होगा वो प्रभावधर्मी आयाम के अंतर्गत आएगा। प्रभावधर्मी आयाम में अनुवादक स्रोत भाषा के पाठकों पर मूल भाषा पाठ की संरचना तथा बनावट से उत्पन्न प्रभाव को अनुदित पाठ के माध्यम से लक्ष्य भाषा के पाठकों के मन में लाने का प्रयास करता है। तो मूल पाठक जो मूल भाषा में है उसको पढ़कर जो प्रभाव उनके मन में उत्पन्न होता है, वही प्रभाव अनुदित पाठ के पाठकों को या लक्ष्य भाषा के पाठकों के मन में भी वही प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए। उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद की कामायनी के अनुवाद में अनुवादक को अनुदित पाठ में वैसे ही संरचना छंद लय आदि लाने का प्रयास करें। तो अब कामायनी देखें तो उसमें लय छंद और उस रचना में जिस तरह से प्रस्तुति है उसी तरह का प्रभाव जब हम अनुवाद करेंगे किसी और भाषा में तो वैसे ही लय छंद को लाना का प्रयास करना पड़ेगा। कहानी या उपन्यास के अनुवाद में अनुवादक को यह ध्यान देना कि अधिक आवश्यकता नहीं है कि वो उस कहानी या उपन्यास की संरचना तथा बनावट को ध्यान में रखकर अनुवाद करें। अब जब उसका अनुवाद करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कफन कहानी में अनुवादक को ये ध्यान रखना होगा कि प्रेमचंद कफन कहानी का हिंदी भाषी के पाठकों के मन पर जो प्रभाव पड़ा वही प्रभाव लक्ष्य भाषा में अनुदित कृति के माध्यम से पाठकों के मन पर भी पड़े। अब ये जो है ये प्रमुख बात है। जैसे हम कफन कहानी को ले लें तो कहानी को पढ़ने के बाद हाँ हमारे मन में जिस तरह की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है, हमें लगता है कि कफन, एक तो कहानी का शीर्षक ही ऐसा है कि कफन है। अब वो कफन के लिए जो उस कहानी जो आगे बढ़ती है और उसका एक एक जो पात्र उसको अभिव्यक्त करता है उस कफन कहानी में, और उसको पढ़कर जो पाठकों के मन में जिस तरह का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, तो वो प्रभाव अनुदित कृति में होना चाहिए। यह आवश्यक है। अगर वो प्रभाव नहीं आ रहा, अगर वो प्रभाव नहीं बन रहा, तो फिर उस कहानी का जो मूल है वो नहीं, मूल भाव है वो भाव नहीं पहुंच पा रहा। सृजनात्मक साहित्यिक विधाओं में विशेष रूप से कविता के अनुवाद में प्रभावधर्मी अनुवाद का महत्व देखिए। अब कविताओं को ले लीजिए। कविताओं में एक एक शब्द का प्रभाव होता है।
उस कविता को श्रेष्ठ बनाती है। उसके उसमें जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो पाठकों के मन में उतार देती है, जो कवि के जो भावनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि कवि के मन में उतर जाते हैं वो भावनाएं। तो यहाँ पे जो है इसमें प्रभावधर्मी अनुवाद का महत्व है। तो आप इस अध्ययन से अनुवाद के क्षेत्र को हम देखें, जो अनुवाद के क्षेत्र में और उस क्षेत्र की जो व्यापकता है उसको हमने देखा। और अनुवाद में स्रोत भाषा में उपस्थित प्रतीक व्यवस्था के भाषिक बोधात्मक अर्थ, लक्षणपरक और व्यंजनपरक अर्थ और विषय वस्तु सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रयुक्त विशेषताओं को संभवतः सुरक्षित रखते हुए उसका लक्ष्य भाषा में निकटतम समतुल्यता के आधार पर पुनः सृजन करने का कार्य अनुवाद है। तो वे अनुवाद के सिद्धांत का एक व्यवहारिक आयाम। तो हमने यहाँ देखा कि प्रतीक व्यवस्था के माध्यम से अनुवाद में और उसके जो भाषिक या बोधगम्य अर्थ से, और उस अर्थ में जो है वो बोधगम्य अर्थ हो जो लक्षणपरक है और व्यंजनापरक भी हैं, विषय वस्तु से हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से प्रयुक्त हैं, वो विशेषताएं हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए अनुवादक स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में और निकटता समतुल्यता के आधार पर उसका पुनर्सृजन करने का कार्य जो करता है वो सैद्धांतिक और उसका अनुवादक का सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयाम। तो इसमें जो हमने संदर्भ पुस्तकें व अन्य प्रकाशन लिए हैं वो हैं अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी की है, अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी की पुस्तक है। वेबसाइट्स पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन जो प्रकाशित हैं वेबसाइट पे, शोध पत्र हैं या जो भी सामग्री उपलब्ध है, उन सब से सामग्रियों को संदर्भ के रूप में लिया गया है ताकि व्याख्यान को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकें। आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।